स्कूल व्याख्याता हिंदी के सीरीज नंबर 2 में जैसे कि 100 सवाल थे। हालांकि ये सवाल आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उत्तर कुंजी भी आप तक पहुंच गई है। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि सर आप थोड़ा पेपर को सॉल्व करवाएं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 भागों में हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे कि आज भाग 1, इसमें 50 सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट 50 सवालों पर चर्चा कर लेंगे। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। हालांकि सवाल ये थोड़ा सा कठिन प्रवृत्ति का है। चरखा काटना चाहिए। अब चरखे को तो आप कैसे काटोगे? चरखे को तो आप चलाओगे, ऊन सूत रुई उसको काटोगे, यानी इस हिसाब से ये आपके गलत हो गया। चरखा नहीं काटा जाएगा। कृपया आप ये बताने का अनुग्रह करें। कृपया आ गया है, उसके साथ अनुग्रह नहीं आएगा। आप ये बताने का अनुग्रह करें या कृपया आप ही बतावें, यानी दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये भी गलत। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए या वापस आए, यानी वापस और लौट ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। वकीलों ने कागजों की जांच की। ऐसा है, ये जो शब्द है ये अरबी फारसी के शब्द है और वचन में हमारा एक नियम है कि अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी के नियमानुसार भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि मकान, इसका होगा मकानों। इश्तिहार, इसका बन जाएगा इश्तिहारों। उसी प्रकार से कागज जो शब्द है इसका आप बनाओगे कागजों। अगर आप कागजात बनाते हो तो ये हिंदी के अनुसार सही नहीं होगा, ये फारसी भाषा के अनुसार सही हो जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ रही थी आपकी, ये कागजों सही और कागजात गलत, यानी इसमें यह वाक्य आपके शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विकल्प में सूर्य का एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब ऐसा है कि इनमें से एक विकल्प ऐसा रहेगा जिसमें एक भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। उदाहरण के रूप में ये लेते हो तो आपको सविता मिल रहा है, ये ले रहे हो आपको अंशुमाली मिल रहा है, ये ले रहे हो आपको मार्तंड मिल रहा है। हालांकि यहाँ दिनकर भी है, भास्कर भी है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि एक भी पर्यायवाची नहीं। इसका मतलब ये है कि जो तीनों विकल्प दे रखे उसमें एक भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। जैसे ये पुष्प का है, चंद्रमा का है, भ्रमर का है, ये तीनों के तीनों विकल्प इतर है, यानी सूर्य के नहीं है। आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर। निम्न में से कौन से विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? इसका मतलब है इनमें से एक ऐसा विकल्प रहेगा जिनके सभी के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची रहेंगे। जैसे कि पहले में आप विभावरी देखते हो तो ये रात का पर्यायवाची है, इसका मतलब गया। इसमें आप देखते हो किरण का पर्यायवाची फिर गया। इसमें आप देखते हो चंद्रमा का पर्यायवाची फिर गया। यानी यहाँ मरीचि, रश्मि और गो, इसको आप मोस्ट करना, ये किरण के पर्यायवाची है, यानी आपका आंसर रहेगा नंबर 2। निम्न में से कौन से विकल्प में स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्त्री को रमणी भी कहा जाता है, कांता भी कहा जाता है, वनिता भी। केशव की पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, तो वनिता भी कहते हैं। तरंगिणी यह नदी का पर्यायवाची है, यानी आपका आंसर रहेगा 3 नंबर। निम्न में से कौन से विकल्प में अतिथि शब्द का कोई अर्थ नहीं है? ये अलग सवाल है। ये अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी। अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में थोड़ा सा अंतर है।
अनेकार्थी मतलब ये अतिथि के ये अर्थ निकल सकते हैं, जैसे कि आप अग्नि भी अतिथि को बोलते हैं, मेहमान भी है और यात्री भी है। अब ये तो है ही है, ये पर्यायवाची है। हम यहाँ अनेकार्थी शब्द यानी इसके और कौन से अर्थ हो सकते हैं, तो अग्नि, मेहमान, यात्री, अमृत, इसका कोई अर्थ नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप पढ़ लोगे आपको मिल जाएंगे। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है कोई। सवाल संख्या 5 वाली प्रकृति का यही सवाल है। पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, यानी इसका अनेकार्थी अर्थ है। पक्षी को भी कहते हैं, टिड्डी को भी कहते हैं, हाथी को मतंग कहते हैं, मतंग, मतंग कहते हैं, गयंत कहते हैं। पतंग का अर्थ हाथी नहीं है। आपके 4 नंबर। इनमें से कौन से विकल्प में विलोमार्थी शब्द संगत नहीं है? यानी संगत का मतलब है सुमिलित है और नहीं है। रागी, विरागी, परतंत्र, स्वतंत्र, सबल, दुर्बल, दुरुपसर्ग है, मूल शब्द है बल। सामने, सम्मुख हो जाएगा विमुख, क्योंकि सम्मुख और उन्मुख तो एक ही है, यानी आपका उत्तर रहेगा नंबर 4। निम्न में से कौन से विकल्प में विलोमार्थी शब्द संगत है? पहले था नहीं है, अब है। संकीर्ण, नहीं, इसका विकीर्ण होगा, नहीं है। समास, इसका व्यास होता है, और ये उत्तर सही है। सदय, इसका हो जाएगा आपके निर्दय। प्रलय और संहार, ये पर्यायवाची है, इसका हो जाएगा आपके निर्माण। यानी समास और व्यास ये विलोमार्थी है और ये मोक्ष सवाल है। जलज, जलद शब्द का क्रमशः अर्थ सबको पता है। दयन जन्म लेना है, दयन देने वाला है, ये बादल का पर्यायवाची है, और ये कमल के लिए एज ए रूड है। तो यहां क्रमशः सही अर्थ है जलज, यानी कमल, या नहीं है। ये कलम है, बादल है, ये भी नहीं है, यानी कमल और बादल। 4 नंबर उत्तर सही है ये। निम्न में से कौन से विकल्प में सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द का क्रमशः युग्म सही नहीं है? यानी ये आपके टॉपिक रहेगा युग्म शब्द। शब्द एक जैसे हैं और उसके अर्थ अलग अलग है, शब्दों में हल्का सा अंतर है। तो जैसे कि यहाँ तरी, यहाँ लिखा है क्रमशः, इसका मतलब है तरी का अर्थ ये सही है कि नहीं है, तो इस संगत बैठेगा। और ये तरी का अर्थ सही है, तरी, नाव, ये सही है। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, यम, यानी यहाँ आदि लगा दिया, सूर्य, चंद्र इत्यादि, ये सही है। गृह, घर, ये भी सही है। क्रमशः ले रहे हैं। उपकार का अर्थ भला ही होता है, ये सही है। अपकार का अर्थ बुरा ही है, यानी ये भी सही है। अंगना का अर्थ स्त्री नहीं, ये नहीं है। ये पहचान है आपकी, जो ये अनुनासिक चिन्ह है, यानी चंद्र बिंदु, साथ ही ये तद्भव शब्दों की पहचान है। तद्भव शब्द है, जहां आपके चंद्र बिंदु अनुनासिक चिन्ह होता है, वहां प्राय तद्भव शब्द होते हैं। और ये भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो, जैसे कि अंगना का अर्थ हो जाएगा आंगन, और ये अंगना स्त्री, इसका मतलब है कि इसका अर्थ ये नहीं है और इसका ये नहीं है, क्रमशः सही नहीं है ये, इसका क्रम उलट दिया है। उत्तर रहेगा आपकी 1 नंबर। और ध्यान रखने के लिए ये कि अंगना जो चंद्र बिंदु है, आप आंगन, ये ध्यान रखना। बात आगे, निम्न में से कौन से विकल्प में वाक्यांश के लिए सही एक शब्द नहीं है? इसका मतलब
हवन से संबंधित सामग्री हवि है, जो अपनी पत्नी के साथ हो, बाकायदा सपत्नीक ये भी है, जिसके 1000 भुजाएं हो, ये 1000 भुजी नहीं है, ये सहस्र बाहु है। सहस्र का अर्थ 1000 और बाहु यानी ये नहीं है। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य, ये भी सही है। यहाँ आपका आंसर रहेगा नंबर 2। सहस्र बाहु, सहस्र का अर्थ 1000 ही होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से क्रमांक, कोई विकल्प है इसका अर्थ विकल्प ही रहेगा। ये सवालों की प्रकृति है। आरपीसी के वर्तमान पैटर्न में ऐसे सवाल प्राय पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है, यानी वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, विद्वान पुरुष के लिए होता है, स्त्री के लिए यहां रह जाएगा आपकी विदुषी। हालांकि विद्वान शब्द ये भी सही है, हालांकि अब धीरे धीरे ये हलंत वाले शब्द कम होते जा रहे हैं और मानक शब्दावली इसको प्राय हटा दिया गया है। फिर भी ये सही है और इसका आप स्त्रीलिंग बनाते हो। विद्वती शब्द भी सही है, क्योंकि वान और मान प्रत्यय वाले शब्द है। अगर वान वाले हैं स्त्रीलिंग बनाओगे वती बन जाएगा, और मान वाले है स्त्रीलिंग लगाओगे तो मती बन जाएगा। उदाहरण के रूप में शब्द है श्रीमान, इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो श्रीमती हो जाता है। धीमान स्त्रीलिंग बनाते हो धीमती हो जाता है। बुद्धिमान बुद्धिमती हो जाता है। तो यहाँ विद्वती भी सही है, लेकिन विद्वान नहीं होगा, इसकी जगह होगा आपकी विदुषी, यानी ये सही नहीं है। वह परकिया नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो, ज्ञात इस शब्द का अर्थ ही होता है। कई बार यूं लखी, इसका अर्थ होता है देखना, तो लक्षिता का अर्थ ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के पर पुरुष प्रेम को देख रहे हैं, देख, क्योंकि लखी का देखना ही होता है, तो हो जाएगा लक्षिता, ये सही है। हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, तो ये रह जाएगा आपकी मृग नयनी, यानी ये भी गलत हो गया। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, यानी ये दूर पति का नहीं, ये रह जाएगी प्रोषित पति का, प्रोषित पति का। इस प्रकार से उत्तर रहेगा आपकी 2 नंबर। लक्षिता सही, लक्षिता का अर्थ देखना ही होता है। जो चोरी छिपे माल लाता हो ले जाता उसे, सीधा सा सवाल है, तस्कर कहते हैं। निम्न में से किस क्रमांक पर सही विलोमार्थी युग्म है? ईप्सित अनुपसर्ग लगाइएगा आप और बन जाएगा अनीप्सित, यानी ये नहीं है। अवर का अर्थ होता है नीचे की ओर। अधः का अर्थ भी यही है, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर, यानी ऊपर की ओर। अभ्यंतर बाह्य, ये विलोम सही है। अघ का अर्थ ही पाप ही होता है। अघ ओघ की बेड़ी कटी, अघ अर्थ पाप की, इसका हो जाएगा अनघ, या परिस्थिति जन्य आप पुण्य भी कर सकते हो, लेकिन सही रहेगा अनघ। प्रकार से आपके उत्तर रह जाएगा 3 नंबर अभ्यंतर बाह्य, सही है। निम्न में से कौन से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है, इसका मतलब है कि उसमें एक भी शब्द शुद्ध नहीं होगा। जैसे कि यहाँ विदुषी, ये शुद्ध है। ये जीतने की इच्छा रखने वाला, हालांकि जिज्ञासा भी होता है,
विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला विदिकिषा। तो ये आपकी विदिकिषा। विद्युत ज्योति, ये भी अशुद्धि है। विद्युत ज्योति। यहां व्यस्क, ये अशुद्ध है, तो वयस्क होगा। विरहणी, ये भी अशुद्ध है क्योंकि इसका विरहिणी होगा। सुभेशी, ये भी अशुद्धि है। सुभैषी। वृद्धि संधि है, यानी सभी शब्द अशुद्ध है, इसका मतलब ये आपके आंसर हो गया नंबर 2। समिति सही है, संयत भी सही है, सशंक सही है, सशंकित गलत हो जाता है, ये सही है। संयत सही है, संयमित शब्द गलत हो जाता है, और समिति सही है। तो शुरुसा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी सदंत्य नहीं आता है। सेवा शुश्रूषा, इसमें सदंत्य नहीं आता, ये जानकारी के लिए आपको, और सही है। सुक्ति नहीं होता है क्योंकि ये शब्द सु धन उक्ति से बना है, दीर्घ संधि हो जाएगी और बन जाएगा सूक्ति। सृष्टि सही शब्द है, और सृष्टा माते हो तब ये होता है। इसका री गलत हो जाएगा, इसका र गलत हो जाएगा, यानी इस हिसाब से आपको उत्तर नंबर 2 सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ सही है, परिशिष्ट ये भी सही है, अनिष्ट ये भी सही है। स्वादिष्ट भोजन नहीं होता है, यानी मिष्टान में रहेगा आपकी ये, और मिष्टान होता है स्वादिष्ट। इसका मोस्ट कीजिएगा। उत्तर नंबर आपके 4। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम कीसी। कीसी याद रखना है बस, ये आपको, ये इनके साथ ही दलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मोस्ट कथन है, आएगा, शुक्ल जी का कथन है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ आप जरूर पढ़ना, दोनों का नगेंद्र द्वारा संपादित है और शुक्ल का है ये। रीतिकाल और आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विशेष कथन बनते हैं, और यहाँ मतीराम के साथ कीसी शब्द याद रहेगा, और मतीराम। रीतिकालीन कवि भूषण वीरस के कवि है, के बारे में असंगत कथन है। ऊंचे घोर मंदिर ते रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर ते रहाती है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रनय ने कवि भूषण की उपाधि दी, बिल्कुल दी है। चित्रकूट रुद्र भूषण, उ उ उ, ये ट्रिक भी हमारा। शिवाजी, शिवा को बखानो 76 को, और 76 की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। कथन भूषण के बारे में भी है, और कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और कथन मोस्ट भी है। पूछा गया आरपीसी में, भूषण वीर रस के ही कवि थे, श्रृंगार व रीति ग्रंथों में विशेष सफलता नहीं मिली। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और ये भी कथन स्पेशली आप मोस्ट रहेगा। इनका शिवराज भूषण वीर रस का ही प्रधान ग्रंथ ऐसा नहीं है, इनका शिवराज ग्रंथ है, भूषण है, ये वीर रस प्रधान रचना तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन यह केवल इसके लिए ही नहीं जाना जाता है। इसमें जैसे 385 छंद है, और इस ग्रंथ की पहचान वीर रसात्मक ग्रंथ के साथ साथ अलंकारों के लिए है।
क्योंकि रीति काल में रस गुण अलंकारों के बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। तो भूषण इसका अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है अलंकार। यानी यह ग्रंथ वीर रस का है ही, लेकिन इनकी प्रसिद्धि साथ साथ अलंकारों के लिए भी है। आंसर आपके 4 नंबर। रीतिकालीन कवि देव के बारे में असंगत कथन है। इटावा के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। हालांकि ये कथन परिस्थिति जन्य रहेगा। एक बार इनके बारे में ये कथन तो सही है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल के कवियों को आचार्य की मान्यता नहीं देते हैं। शुक्ल जी कह रहे रीतिकाल के कवि कवि ही है। हाँ, जसवंत सिंह के बारे में जरूर वो कहते हैं, भाषा भूषण वाले, कि ये आचार्यत्व की हैसियत से आए थे, कह रहे। और रीति काल के कवियों को आचार्य शुक्ल नहीं, डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ में भी इन्हें कवि ही कहा गया, आचार्य नहीं। और देव के बारे में आचार्य शुक्ल ने यह कहा है कि आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आगे ये कह देते हैं अंततः ये भी कवि ही ठहरते हैं, आचार्य नहीं। अलग कथन है, लेकिन ये कथन यहां तक सही है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति कोई सर्वश्रेष्ठ माना है? नहीं। अभिधा उत्तम काव्य है। यानी ये अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम मानते हैं। मध्य लक्षणालीन और लक्षणा शब्द शक्ति को ये औसत मानते हैं। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो उत्तम ये उल्टी व्यंजना को अधम मानते हैं, अधम, गिरी हुई, नीच, पातक। यानी इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति को श्रेष्ठ न मानकर अभिधा शब्द शक्ति को श्रेष्ठ माना है। जाति विलास, इन्होंने विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की और स्त्रियों के बारे में लिखा है। जाति विलास चित्रणी उसी का है। भाव विलास आजम शाह के आश्रम लिखी है, श्रृंगारिक रचना है। अष्टयाम, आठवां याम के बारे में हमारे ट्रिक भी अरनादे, इन्होंने अष्टयाम लिखी है। अग्रदास, रसखान, नाबादास, देव, इन चारों ने अष्टयाम नाम से रचनाएं लिखी है। यानी 8 पहर के बारे में चित्रण करना। यहां आपका उत्तर रहेगा 3 नंबर। भिखारीदास रचित रचना नहीं है। हमारा ट्रिक ये है, काव्य सरोज सरोजपति, यानी काव्य सरोज रचना है, ये आपकी स्त्रीपति की रहेगी। इसका मतलब ये इनकी है नहीं। रसारांश, श्रृंगार निर्णय के साथ साथ काव्य निर्णय भी इनकी रचना मोस्ट रहेगी। 1746 और 50 की रचना है। शतरंज शतिका, इसमें शतरंज खेल के बारे में है। यानी आपका आंसर रहेगा नंबर 1। रीतिकालीन कवि रसलीन अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। रसलीन के बारे में सुसंगत कथन नहीं है। सुसंगत यानी संगत ये नहीं है। इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था, नहीं, ये रहेगा आपकी रसनिधि का। इनका मूल नाम रहेगा सैयद गुलाम नबी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ अंग दर्पण हमारा ट्रिक है। रसलीन अंग दर्पण यानी अंग में लीन, ट्रिक भी है। रसलीन की रचना है अंग दर्पण।
तो रसलीन, अंग दर्पण रसलीन यानी अंग में लीन, सूक्तियों के चमत्कार के लिए विख्यात चलाया बिल्कुल है। रस प्रबोध नामक रस निरूपण संबंधित भी इनका ग्रंथ है। हाँ, इसलिए ये रस निरूपक कवियों में भी आते हैं। अमीय हलाल ये तो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत देहि चितवत एक बार, यानी आपका आंसर रहेगा ये मूल नाम पृथ्वी सिंह था। भाषा भरण बैरिसाल की रचना है नामक आलंकारिक आभरण आ गया, ग्रंथ आलंकारिक हो गया। आलंकारिक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? भाषा भरण बैरिसाल की रचना है और ये अलंकारों के लिए ही प्रसिद्ध रचना है। अलंकारों के लिए जाने क्योंकि आभरणकार थी, अलंकार ही हो गया आभूषण। रीतिकालीन कवि पद्माकर के बारे में असंगत कथन है। पद्माकर जो अपने राजस्थान में जयपुर में रहे जगत सिंह के आश्रय में, इनकी हिम्मत बहादुर गिरदावली वीर रस की रचना है, प्रबंध काव्य है। हिम्मत बहादुर के बारे में लिखी है। वीर रस प्रधान रचना है बिल्कुल है। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह के नाम पर जगद विनोद या जगद विनोद नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। हाँ, रचना तो की है लेकिन सवाई जय सिंह नहीं है, इसकी जगह रहेगा आपकी जगत सिंह। इस ग्रंथ को रस का सार ग्रंथ कहा जाता है। इतनी प्रसिद्ध रचना ये रस का सार ग्रंथ कहा जाता है। और पद्माकर की प्रसिद्धि के जो ग्रंथ है उनमें जगद विनोद और हिम्मत बहादुर गिरदावली इनकी प्रसिद्धि के कारण है। ये तो पद्माभरण इनकी आलंकारिक रचना है, प्रसिद्धि के कारण है पद्माभरण जगद विनोद। ये अंतिम समय में ये गंगा तट बाकायदा ये गए थे, गंगा किनारे रहने लगे कि विचार से विचार नहीं, वो गए भी थे वहां पर, कानपुर चले गए और वहीं पर इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। ये कथन भी संगत है। ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून, ये शब्द आते ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये कथन शुक्ल जी का है। ये प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये कथन मोस्ट है और रहेगा आपके ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी उत्तर रहेगा आपकी 2 नंबर। सवाई जय सिंह जगह जगत सिंह करना है। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये 20 ही ठहरते हैं। उपयुक्त कथन किसके बारे में? पद्माकर और प्रताप शाही दोनों अंतिम समय के प्रसिद्ध कवि है। दोनों के बारे में आचार्य शुक्ल जी कथन है। इनके बाद इनकी धारा देखने को नहीं मिलती है। या आचार्यत्व की बात करते हैं, हमारे ट्रिक रहता है, एक सीपी पहले आचार्य है, चिंतामणि है और अंतिम आचार्य है प्रताप शाही है। तब आपकी प्रताप शाही पर बात आकर रुक जाती है। यहाँ आंसर रहेगा प्रताप शाही। हालांकि देव के बारे में भी कहा गया है कि आचार्य तो कवि तो दोनों है। ग्वाल भी भिखारीदास के अनुसार आचार्य है, लेकिन यहाँ कथन है ये प्रताप शाही के बारे में कहा गया है। कथन है जो आचार्य नवीन सिद्धांतों की, थोड़ा सा जटिल सवाल आया है, नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न कर प्राचीन सिद्धांतों का आख्यान करते हैं, उन्हें यानी उनकी व्याख्या करने के कारण उनको व्याख्याता आचार्य कहा गया। तो नवीन सिद्धांतों का मतलब क्या है? जैसे कि आनंद वर्धनाचार्य, इन्होंने एक सिद्धांत की उद्भावना की है, जैसे ध्वनि सिद्धांत।
आनंद वर्धनाचार्य ये व्याख्याता आचार्य न होकर ये आचार्य है। जैसे कि कुंतक महोदय ने वक्रोक्ति सिद्धांत की उद्भावना की है, वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की है, ये भी इसके प्रतिपादक ठहरते हैं, यानी आचार्य है न कि व्याख्याता। ठीक है, ये अलग है। जो आचार्य नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न कर प्राचीन सिद्धांतों का आख्यान करते उन्हें व्याख्याता आचार्य कहते, बिल्कुल कहते हैं। इनका कर्तव्य कर्म होता है मूल सिद्धांतों को, उदाहरण के रूप में ध्वनि सिद्धांत मूल सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत मूल सिद्धांत है, रस सिद्धांत मूल सिद्धांत है, रीति संप्रदाय वामन का मूल सिद्धांत है, भामा का अलंकार संप्रदाय मूल सिद्धांत है। स्पष्ट और विशद करना, यानी इसका अर्थ है व्याख्या करना। कथन 2, कवि शिक्षक ये तो थे व्याख्याता आचार्य, वे जिनका लक्ष्य अपने स्वच्छ व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर सरस सुबोध पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना, यानी ये शब्द पकड़ना, पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना। जयदेव, अप्पे दीक्षित, भानुदत्त ये इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ग्रंथ देखिए आप, चंद्रालोक, जयदेव अलंकारी कवि है, आचार्य संस्कृत के हैं। चंद्रालोक अलंकारों के लिए जाना जाता है, लेकिन जयदेव का कोई सिद्धांत नहीं है, जैसे कि अलंकार संप्रदाय, संप्रदाय ये भामा का है, इनका नहीं है। अप्पे दीक्षित के साथ भी यही है, रचना है इनकी कूले आनंद, रचना है, ये भी अलंकारों के लिए जानी जाती है, लेकिन सिद्धांत इनका भी नहीं है। भानुदत्त रस मंजरी रस तरंगिणी इनकी भी रचना है, यानी ये भी किसी सिद्धांत के प्रस्तोता नहीं है, फिर भी कथन संगत है, ये कथन ये भी संगत है, यानी आपकी कथन ए और बी दोनों संगत है। 4 नंबर आंसर है। नूर मोहम्मद रचित इंद्रावती 1744 ईस्वी की रचना है। सीधा सिंपल सवाल है। इंद्रावती से इस धारा की समाप्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। इंद्रावती का रचनाकाल 1744 ईस्वी। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन है। विरहवारिश इश्क नामा के रचनाकार बोधा है। हाँ है। जब उनको देश निकाला दिया जाता है 6 माह बाद, वो जब दरबार में हाजिर होते हैं तो बोधास इस रचना को इनके आश्रित कवि खेस सिंह जब कहते हैं कि बोलिए क्या चाहते हो, तब ये कहते हैं सुभान अल्लाह, मुझे मेरी सुभान दे दो और कुछ नहीं चाहिए, कह रहे वही बोधा है। आलम कनक थरी सी कामनी काहे को कटी थी, आलम केली के रचनाकार है, बिल्कुल सही है। सुजान सागर के रचनाकार गणानंद है। गणानंद की प्रेमिका का नाम भी सुजान ही था। ये रचना इनकी है। विरह लीला की रचनाकार ठाकुर नहीं, इनके रचनाकार भी गणानंदी है। ठाकुर की रहेगी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। उत्तर रहेगा आपके 4 नंबर। अगला सवाल, स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। अब ऐसा है, स्वच्छंदतावादी साहित्य छायावाद को भी कहा जाता है, श्रीधर पाठक को भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सत्य स्वच्छंदतावाद मार्ग का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को कहा गया है। रामचंद्र त्रिपाठी की गणना भी यहां हो जाती है, लेकिन हम यहाँ छायावाद की बात नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे सवाल रीतिकाल तक थे और आधुनिक काल में छायावादी सवाल हमने नहीं लिए। रोमांटिसिज्म अंग्रेजी में कहते हैं इसे, और पाश्चात्य जगह से लिया गया नाम है ये। साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है बाह्य अनुभूतियों का काव्य, नहीं। गणानंद, सुजान, बोधा, सुबान, आलम, शेख आलम, तो इनका जो साहित्य था, इनका जो काव्य है, वो अंतः अनुभूति का है। अंतः अनुभूति का अर्थ है कि गणानंद का जो विरह है वो कोई बनावटी नहीं, स्वयं का है। क्योंकि जब घनानंद को देश निकाला दिया जाता तब वो वृंदावन चले जाते हैं, और जब अपनी प्रेमिका सुजान को भी साथ चलने को कहते हैं, सुजान उन्हें मना कर देती है, और यही शब्द सुजान वृंदावन जाने के बाद श्री कृष्ण के लिए संबोधित हो जाता है, और वो अपनी स्वयं की अनुभूति को मोहि कल पाए सो काहू कल पाए, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। दुनियादारी के बारे में नहीं है, खुद के बारे में ही है। मेरी मौन मधी पुकार कबहू तो कौन होली है, कह रहे। इसका मतलब है कि इनकी कूक है, कूक साहित्य में एक मौन मधी कूक है, पुकार है, कह रहे। अति सुधो स्नेह को मार्ग जा नेक सयान पर बाक नहीं, बाया तो सवाल नहीं है। इसका मतलब यहाँ आपकी उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आंसर है मूलतः आत्म प्रदान हाँ स्वयं का है, और व्यक्ति परक है हाँ, दुनियादारी के प्रेम के पत्र न पढ़कर इनका खुद का ही अनुभूत काव्य है। काव्य सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, बिल्कुल सब प्रकार की रूढ़ियों का मतलब ये है कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। लक्षण लक्षण ग्रंथ का मतलब ये हो गया कि आप पहली पंक्तियों में किसी सिद्धांत के बारे में बता रहे हो, यानी विशेषता लक्षण दे रहे हो, उसके बाद आप उसको उदाहरण बता रहे हो। उदाहरण के रूप में आप वक्रोक्ति सिद्धांत है, तो पहले छंद में आप वक्रोक्ति की विशेषता बताओगे, अगले में आप वक्रोक्ति उदाहरण दे दोगे। इस प्रकार की परंपरा का पालन करते जो ग्रंथ की रचना की जाती है उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इन्होंने रीति मुक्त कवियों ने इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, यानी जो एक परंपरा रीति बनाई थी, रूढ़ियां, उनको इन्होंने त्याग दिया है। तो ये तो यहाँ है ही। अभिव्यंजना में सांकेतिक व्यंजना प्रदान होता, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ सीधी सपाट बयान नहीं है, संकेत किया गया है। इसका मतलब आपका आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। निम्न में से कौन कवि है जिनकी गणना रीति मुक्त कवियों में नहीं होती? गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव को भी मान लिया गया है, रसलीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त कवियों की नहीं है? चर्चा हमने अभी कर ली थी। स्वच्छंदतावादी ही रीति मुक्त है। इन कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान हाँ है, यही तो कह रहे हैं कि मेरी मौन मधी कूक कबहू तो कान खोलिए, तो ये कान खोलना यही तो है, व्यथा है इनकी। प्राचीन काव्य परंपरा आगे बढ़ाना ही इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है, यही तो नहीं है। प्राचीन काव्य परंपराओं का त्याग इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अभी हमने बात की थी रूढ़ियों का त्याग, यही तो। यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। लक्षण ग्रंथ अगर लिखते तो फिर ये स्वच्छंद मार्ग पर कैसे चल पाते? ये विशेषता इनकी नहीं है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम में उदात्तता, लॉन्जाइनस वाला उदात सिद्धांत, ऑन द सबलाइम, वाग्मिता का प्रकर्ष, लॉन्जाइनस कहते हैं कि उदात आत्मा में ही उदात विचार आते हैं, तो उदात करता है श्रेष्ठ। इनकी कवियों में, इनकी रचनाओं में आपको उदात्तता के दर्शन होते हैं। इन कवियों में रहस्यात्मकता यहाँ पर भी है, छायावाद में भी है। रहस्यात्मकता का सीधा अर्थ है कि एक ऐसी अदृश्य सत्ता जिनके बारे में आप अपने अनुभव को तो प्रकट कर सकते हो लेकिन उसको बता नहीं सकते हो, यानी आप अपना अनुभव, रहस्यात्मकता भी यहाँ आपको मिलेगी।
यानी उत्तर रहेगा आपकी 2 नंबर। आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा इन्होंने इसको छोड़ा है, त्याग किया है। निम्न में से कौन कवि जिनका संबंध राजस्थान से है? सीधा सवाल रहेगा आपकी वृंद, मेड़ता के थे रहने वाले, वृंद से इनकी प्रसिद्ध है। और हम एक दोहा करत व्यास थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, तिलवट पड़त निशान, वो वृंद का ही तो है, वृंद। रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी के संबंध में असंगत कथन है। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि है। जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर के निकट बसुआ नामक स्थान पर हुआ था। बसुआ या बसुआ सही है। इनके पिता केशव राय, जो कवि केशव नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय के महंत नर हरिदास के शिष्य थे, ये कथन भी संगत है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनकी सस्य यहाँ है, जिस पर चंद्रालोक व कुवलयानंद नहीं का प्रभाव था, नहीं था। ये जयदेव की रचना है, अप्पे दीक्षित की रचना है। बिहारी की सस्य पर कवि हाल की गाहा या गाथा सत्सई का प्रभाव है और आर्या सप्तती का प्रभाव है। यानी यहां इन रचनाओं का प्रभाव है, न कि चंद्रालोक कुवलयानंद। ये उत्तर आपके नंबर 3 हो जाएगा। डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्ती के समान कोई रचना नहीं, बिल्कुल सही का है। गिरियर्सन का मोस्ट कथन है ये। उत्तर रहेगा आपके 3 नंबर। इनमें से संगत कथन है। सेनापति श्लेष के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल जाने जाते हैं। रीतिकाल के कवि है, आया सवाल है, मोस्ट है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध नाम से कवियों का वर्गीकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, बिल्कुल किया है, कथन संगत है। सुखदेव मिश्र की विशेष पहचान छंदो निरूपक आचार्य रूप में आ है, ये भी संगत है। यानी चारों उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य नहीं है। हिम्मत बहादुर वीरदावली पद्माकर की रचना है, प्रबंध काव्य है। कविकुल कल्पत्रु चिंतामणि की रचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 भागों में है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। यहाँ है प्रबंध काव्य, ये नहीं है। चिंतामणि की कविकुल कल्पत्रु प्रबंध काव्य नहीं है, बाकी सारी प्रबंध काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो प्रधान रूप से अलंकार निरूपण से संबंधित नहीं है? किसी ग्रंथ के पीछे आभरण, भरण, भूषण, अलंकार शब्द जुड़ा हुआ होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से अलंकारिक रचना है। पद्माभरण पद्माकर के अलंकार की रचना है। ललित ललाम मतीराम की अलंकारिक रचना है, अलंकारों के लिए जानी जाती है। कवि कुल कंठाभरण, ये रचना भी अलंकारिक ही है। कवि दूल्ह की रचना है, कालिदास त्रिवेदी के पौत्र है ये। कवि कुल कंठाभरण, और हमारा ट्रिक है कि दूल्हे का कुल, दूल्हे का कंठ अच्छा हो, यानी सोमनाथ की रस पीयूष निधि, ये रस संबंधित रचना है। उत्तर रह जाएगा आपके 1 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए भानु दत्त की, अभी हमने चर्चा की थी, रस मंजरी, रस सामग्री, रस तरंगिणी को प्राय आधार बनाया, बिल्कुल बनाया। रीति काल के कुछ कवियों ने मम्मट के काव्य प्रकाश, मम्मट भी रसवादी कवि ही है। आचार्य शुक्ल जी तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति कवियों का अनुकरण अनुसरण करना केशव ने नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने पूर्ववर्ती कवियों का अनुकरण किया था, जिसमें
वामन, दंडी, भामा आते हैं। जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन और ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट को कहा जाता है। तो मम्मट रसवादी कवि है। मम्मट की रचना का नाम काव्य प्रकाश है और चिंतामणि की भी रचना काव्य प्रकाश नाम से है। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतामणि की रचना का नाम तक काव्य प्रकाश है, यानी मम्मट के काव्य प्रकाश का भी अनुसरण किया है। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, विश्वनाथ वही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और रीतिकाल में रस को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, हमारे विश्वनाथ की रचना का ट्रिक यही है, विसा, ये भी संगत है। रीति काल में छंदो विवेचन के लिए प्राय सभी कवियों ने, ऐसा है कुछ हो भी सकते हैं लेकिन यहाँ सभी कवियों ने केशव को का यह आश्रय लिया, नहीं ऐसा नहीं है। इसको कठिन काव्य का प्रेत तक कहा गया है। किसी कवि को जब वृत्ति नहीं देनी होती तब कहते हैं केशव की कविता पूछ रहे थे, कवि को देन विदाई पूछे केशव की कविताई। तो केशव के छंदो निरूपक रचनाओं को कौन आधार बनेगा? यहाँ रहेगा आपके केदार भट्ट या भट्ट केदार की रचना वर्ण रत्नाकर है। रीति काल के छंदो निरूपक कवियों ने भट्ट केदार की रचना वर्ण रत्नाकर को आधार बनाकर छंदो निरूपक रचनाएं की है। तो इसमें आपके केशव वाला रहेगा नहीं। रीति काल में रचनाओं की संख्या दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रबंध भी है, मुक्तक भी है, नाटक भी है, लेकिन प्रधानता मुक्तक की रहेगी। आंसर रहेगा 3 नंबर। इनमें से कौन से समय को भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया जाता है? जैसा कि विदित है 1850, 1868, 1850, 1857 और 1868, इन 3 कालों को, 3 समय को भारतेंदु युग का आगाज के रूप में काम में लिया जाता है। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म, 1857 महान क्रांति और 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा पत्रिका है। भारतेंदु जी की जो काशी से निकली थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ से आगाज मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र सहित बहुत सारे यहाँ से मानते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से विक्रमी में जब काल विभाजन करते हैं तो 1900 का अर्थ हो गया 1843 ईस्वी, यानी आधुनिक काल, जिसे वो गद्य काल कहते हैं। आगाज मानना तो चाहिए 1843 ईस्वी से। जब जैसे ही आधुनिक काल में आते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली गई पत्रिका कवि वचन सुधा जो काशी से निकली थी, यहां से आधुनिक काल का आगाज मानते हैं, यानी भारतेंदु युग का, जिसे हम लोग प्रथम उत्थान भी कहते हैं। तो उससे पूर्व 1843 और 1868 के बीच के जो 25 साल है, ये कहाँ गए? सवाल किया जाता, तब ये कहा जाता है कि तैयारी में लग गई, यानी इसे पूर्व पीठिका कहा गया है या इसे संक्रांति काल कहते हैं। तो यह हमारा यही सवाल है, निम्न कौन से समय को भारतीय युग की पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया जाता है? यानी ये रहेगा आपकी 1843 से 68, 25 साल, ये आपकी आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित दैनिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1857 ईस्वी नहीं, अभी हमने चर्चा कर ली थी, ये 1868 ईस्वी है। आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 50, संवत 1925 का अर्थ हो गया 1868 ईस्वी ही होता है, से 1950 यानी 1893 ईस्वी।
अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान बिल्कुल है। 25 से 50 प्रथम उत्थान, 50 से 75 द्वितीय उत्थान, 75 से तृतीय उत्थान, तो ये संगत है। रामविलास शर्मा ने भी 1925 से ही माना है, लेकिन अगली कड़ी हुई है 1957 तक ले जाते हैं, यानी सन 1900 से, और अधिकांश यही माना है। भारतीय युग की व्याप्ति मानी, बिल्कुल सही है। रीतिकालीन काल में प्रकृति का जो उद्दीपनात्मक चित्रण, हाँ, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण न होकर उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। आधुनिक काल में धीरे धीरे कम हो गया, बिल्कुल हो गया। आधुनिक काल में प्रकृति का चित्रण तो आपको मिलेगा, लेकिन वो उद्दीपन रूप में न होकर आलम्बन रूप में। उत्तर रहेगा नंबर 1। भारतेंदु युग की प्रधान प्रवृत्ति ने, हालांकि सवाल थोड़ा सा दूसरे प्रकार से बनाते तो ठीक रहता। प्रधान प्रवृत्ति का अर्थ कि जैसे राष्ट्रीयता ये इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है, और हास्य व्यंग्य इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि सामाजिक चेतना तो थी यहाँ पर, अभाव नहीं है, लेकिन इससे आगे आपको ध्यान रखना है भक्ति भावना भी इस काल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान रखना। बस है यही है। इस सवाल मैंने बना दिया ऐसे ही। हास्य व्यंग्य इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है, राष्ट्रीयता भी इस काल की प्रधान प्रवृत्ति। हालांकि इससे आगे द्विवेदी युग में जाते हो आपके भारतीय जैसी रचनाएं आती है, वो इससे भी प्रबल राष्ट्रीयता मिलेगी आपको, लेकिन सामाजिक चेतना ये तो रहेगी रहेगी, ये अभाव नहीं रहेगा। इस सवाल का उत्तर परिस्थिति जन्य आपके ये सही रहेगा। गोल्ड स्मिथ अनुवाद के लिए जाने जाते हैं, द्विवेदी युग के कवि है। हर्मिट और डेजर्टेड विलेज वो क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, और एक और रहेगी द ट्रेवलर। इसका भी इन्होंने श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया था। तो करने वाले श्रीधर पाठक है। उत्तर नंबर 3। सरल सवाल है। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों का सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। हार्दिक हर्षादर्श हमारा एक ट्रिक भी है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये रहेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगनमोहन सिंह, प्रेम पुष्पावली रहेंगे प्रताप नारायण मिश्र, सुख कवि सई हो होरी पाउस पचासा रहेंगे अंबिका दत्त व्यास। इस हिसाब से 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 3 और 4 के नीचे 5, 2 नंबर उत्तर। ठाकुर जगनमोहन सिंह रचित रचना नहीं है, श्यामालता इनकी है, श्यामा सरोजनी भी है, देवयानी भी है, मन की लहर तप्यंताम ये प्रताप नारायण मिश्र की है, यानी ये उत्तर है आपके, नहीं रहेगी इनकी। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी खड़ी बोली का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। वैदेही वनवास भी खड़ी बोली का ही महाकाव्य है। यहाँ आपका उत्तर रहेगा प्रिय प्रवास, और सवाल भी मोस्ट है। अगला सवाल, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? हालांकि ये कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा ही, और कथन मोस्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, उसके उपरांत भी निबंधों से गद्य का आविर्भाव नहीं होता है। गद्य के आविर्भाव की बात आती तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बड़ी विलक्षण बात है कि गद्य का आविर्भाव नाटकों से हुआ, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विद्या सुंदर 1868 में आता है। अलग अलग सवाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध को मैं तो जरूर देते हैं, लेकिन आधुनिक काल का जो आगाज है, गद्य का आगाज है, वो निबंध की बजाय
नाटकों से होता है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक तरह की विलक्षण बात कहते हैं। कथन शुक्ल जी का रहेगा, कथन मोस्ट भी है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं है? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, मुकुट पांडे जैसे आती है। प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है, हाँ है। प्रबंध के लिए मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, नहीं, ये विशेषता रहेगी आपके भारतेंदु युग। आगे बढ़ते हैं, अंतिम तक जाते हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक बोले बिल्कुल। इससे पूर्व गद्य में खड़ी बोली थी भारतीय युग में, जबकि यहाँ आपके पद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग, यही तो द्विविध युग की बड़ी विशेषता है। आदर्शवादिता, नैतिकता, यानी यही जो साहित्य है ये स्थूल साहित्य है, यह नीरस साहित्य है, और इसके ही खिलाफ तो छायावाद आता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, वो स्थूल साहित्य यही तो है। यहाँ आपका आंसर रहेगा नंबर 2, जो भारतीय युग की विशेषता है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, मोस्ट कथन है। व्याकरण की शुद्धता द्विवेदी युग की विशेषता है, और भाषा की सफाई यानी स्थिरता आ गई भाषा में। प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, कथन भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहेगा, और ये भी मोस्ट कथन है। मैं इस साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक जाल यानी अपनी वाणी, बोली, भाषा मनुष्य को दुर्गति, हीनता, पर मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानवतावादी साहित्यकार है। ये सभ्यता और संस्कृति को मान्यता देने वाले हैं। यानी यहाँ कथन रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये भी कथन आपके मोस्ट रहेगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि है, इतने नहीं, द्विवेदी युग के ये प्रधान कवि है, प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य में इन्हें दद्दा कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। दद्दा ही नहीं, ये राष्ट्रीय कवि भी है। सियाराम शरण गुप्त के ये बड़े भाई है। 1886 ईस्वी में चिरगांव दांसी में इनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, यही क्योंकि महात्मा गांधी ने ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, और साहित्य में अभिधावादी है। लेकिन कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का रहेगा। यूं नहीं है कि बस शुक्ल आया और लगा दिया, नहीं, अगर है शुक्ल जी का तो ही करना है, नहीं तो सारे शुक्ल जी कथन नहीं होते हैं। उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी में एक तरह की ये राष्ट्रीय सिस्मोग्राफी है। के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रपति की उपाधि दी, बिल्कुल दी। गुप्त जी ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनक लता नाम से कविता रचना आरंभ की, ये भी सही है। यानी यहाँ आपका रहेगा उत्तर नंबर 2। बालों में रणझंकार भी, लटकी कटी में तलवार भी, भोलेपन में ललकार भी, आंखों में है अंगार भी। यानी यहाँ वीरस है, ओज गुण है, और इस प्रकार का कवि ढूंढना होगा। हालांकि ये भी है, राम नारायण पांडे ये कोई कवि नहीं है, गोविंद नारायण ये भी नहीं है, श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि है, और ये पंक्तियां श्याम नारायण पांडे जी की है। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि, अभी हमने चर्चा कर ली थी, मैथिली शरण गुप्त है, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास
मुक्तकार नहीं, मुक्तक रचना तो है इनकी, लेकिन इनके जो ख्याति है वो प्रबंधकार के रूप में है। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है, अभी हमने चर्चा कर ली थी। छायावाद के बारे में हम उनको पढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य हम सरस्वती एवं इंदु द्विवेदी युग में ये पत्रिका प्रधान रूप से निकली थी। 1900 ईस्वी में निकलती है इलाहाबाद से। आरंभ में हालांकि ये आपको काशी भी मिलेगा, लेकिन ये सवाल परीक्षा में शायद पूछे, क्योंकि नगेंद्र के ग्रंथ में एक जगह मिलता है। वही चिंतामणि घोष इंदु प्रसाद जी वाली पत्रिका है। जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। बिल्कुल सही है ये कथन भी। यानी यहाँ आपके उत्तर रहेगा नंबर 2। 50 सवाल हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 51 से 100 सवालों पर चर्चा कर लेंगे, और आगे भी जब जब सीरीज होगी तो सीरीज के 100 के 100 सवाल हम 2 पार्ट में हल कर कर आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए।